हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार मिश्र हिंदी विषय को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी स्नातक भाग 1 के हिंदी विषय में द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका शीर्षक नाटक, निबंध एवं प्रकीर्ण गद्य विधाएं हैं, उसे लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। और निश्चित रूप से इस प्रश्न पत्र का जो शीर्षक है वह हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करने में भी बहुत सहायक होगा। साथियों, इस नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं और जयशंकर प्रसाद जी के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर जो भी विषय अपने नाटकों में रखे हैं वह अतीत की घटनाओं से जुड़े हुए होकर भी वर्तमान समाज को दिशा दिखाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। ध्रुवस्वामी नाटक भी इसी प्रकार का एक ऐतिहासिक नाटक है जिसमें जयशंकर प्रसाद जी ने अनेक प्रकार से समाज को संदेश देने का प्रयास किया है और अनेक समस्याओं को उठाया है। वो समस्याएं आज के समाज में भी उसी प्रकार व्याप्त हैं जैसे अतीत में व्याप्त थी, जैसे अतीत में विद्यमान थी। इस अध्याय में साथियों हम ध्रुवस्वामी नाटक के ऐतिहासिक आधार को जानेंगे। ध्रुवस्वामी नाटक किस प्रकार रचा गया ये जानेंगे। ध्रुवस्वामी नाटक को लिखने के पीछे जयशंकर प्रसाद जी का उद्देश्य क्या है ये जानेंगे और ध्रुवस्वामी नाटक के पात्रों के विषय में भी हमें जानकारी मिलेगी। ध्रुवस्वामी नाटक का ऐतिहासिक आधार क्या है, इसे समझने के लिए हमें अतीत में जाना पड़ेगा। भारत का गौरवशाली अतीत जिसमें तमाम शासन वंश आए, उन शासन वंशों में मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल विशेष रूप से प्रसिद्ध रहे। प्राचीन भारत में गुप्त शासन काल के दौरान समुद्रगुप्त का शासन भारत के इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के समय में भारत का साम्राज्य बहुत विशाल था और वह कहा जाता है कि अफगानिस्तान से लेकर कंबोडिया तक विस्तृत था। उन्हीं समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों के जीवन परिस्थिति पर आधारित इस नाटक में न केवल समुद्रगुप्त के उत्तराधिकार की लड़ाई दिखाई देती है, बल्कि उनके परिवार से जुड़ी अनेक समस्याएं हमारे सामने आती हैं, जिन्हें जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कल्पना के माध्यम से बहुत ही रोचक ढंग में हमारे सामने रखा है। उस समय गुप्त साम्राज्य पर आप देख सकते हैं कि लगातार बाहरी आक्रमणकारियों का हमला हो रहा था और उन्हीं आक्रमणकारियों में से एक आक्रमणकारी जाति थी शक जाति। शकों का आक्रमण निरंतर गुप्त साम्राज्य पर हो रहा था, तो जहां एक और गुप्त साम्राज्य की रक्षा करने का प्रश्न था, वहीं समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी, उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था जिसे वो चंद्रगुप्त थे। लेकिन चंद्रगुप्त की विनम्रता का लाभ उठाकर उनके बड़े भाई जो अयोग्य थे, कुटिल थे, दुष्ट प्रवृत्ति के थे, विलासी थे, रामगुप्त ने शासन पर अधिकार कर लिया। शासन पर अधिकार के बाद उन्होंने निरंतर चंद्रगुप्त पर संदेह किया। वह संदेह किस प्रकार का था, इसे भी हम इस नाटक में जानेंगे। इस नाटक का संक्षिप्त परिचय आपको दे देता हूं। साथियों, यह नाटक सन 1933 में लिखा गया। यह जयशंकर प्रसाद जी का अंतिम नाटक है और इस नाटक में उनकी नाट्य कला का महान परिचय मिलता है। उन्होंने विषय को किस प्रकार प्रस्तुत किया है, किस तरह रखा है, यह सभी साहित्यकारों के लिए, साहित्य के विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा उदाहरण है कि साहित्यकार की दृष्टि किस प्रकार की होती है, वह कैसे देश, काल और समाज को बड़े परिप्रेक्ष्य में, व्यापक फलक पर देखता है। इस नाटक की जो रचना की गई है वह विशाख दत्त, जो हमारे पुराने साहित्यकारों में आते हैं, संस्कृत के साहित्यकारों में आते हैं, उनकी रचना देवी चंद्रगुप्त के आधार पर की गई है। देवी चंद्रगुप्त के आधार पर ही ध्रुवस्वामी नाटक की रचना की गई है और इसमें जो मुख्य विषय है उसे आप देख सकते हैं कि मुख्य विषय क्या है। इस नाटक में पुरुष प्रधान प्रवृत्ति को रेखांकित किया गया है
और नारी के अधिकारों का समर्थन किया गया है। नारी के अधिकारों का समर्थन किया गया है। पुरुष प्रधान प्रवृत्ति कहां दिखाई देती है? पुरुष प्रधान प्रवृत्ति दिखाई देती है रामदूत के अंदर। रामदूत जो भोगी और विलासी प्रवृत्ति का शासक है, वह चाहता है कि ध्रुवस्वामिनी जो कि स्वयं गुप्त साम्राज्य की महारानी है, वह उसके नियंत्रण में रहे। वह उसे पशु संपत्ति समझता है, वह उसे उपहार की वस्तु समझता है। हम देखेंगे कि वह उसे पशु संपत्ति और उपहार की वस्तु समझकर उसके साथ क्या व्यवहार करता है। नाटक की जो प्रधान पात्र है वह रामदूत की विवाहिता ध्रुवस्वामिनी ही है। ध्रुवस्वामिनी के नाम पर ही इस नाटक का नाम ध्रुवस्वामिनी पड़ा है। और ध्रुवस्वामिनी क्यों इस नाटक की प्रधान पात्र है, क्यों केंद्रीय पात्र है, इसका भी हम उल्लेख करेंगे। यहां आप देख सकते हैं कि रामदूत की विवाहिता और गुप्त साम्राज्य की कुलवधु महारानी ध्रुवस्वामिनी के जीवन में कई नाटकीय मोड़ आते हैं। यह इतिहास प्रसिद्ध घटना से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कल्पना के माध्यम से इसे एक रोचक मोड़ दिया है। और निश्चित रूप से हम यहाँ जयशंकर प्रसाद जी की नाट्य कला का बहुत ही सटीक उदाहरण देखते हैं कि वह किस प्रकार विषय को आगे ले चलते हैं और समाज को संदेश देते हैं। नाटक में 3 अंक हैं और सभी अंक, जो नाटक के सभी अंक हैं, वो एक दूसरे से बहुत गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं लगता है कि एक अंक के बाद दूसरा अंक किसी अलग विषय को लेकर आ रहा है। एक विषय के तार, पहले अंक के तार दूसरे अंक से जुड़े हैं और दूसरे अंक के तार तीसरे अंक से जुड़े हैं। 3 अंकों का यह नाटक समस्या प्रधान नाटक माना जाता है। क्यों समस्या प्रधान नाटक माना जाता है? समस्या प्रधान नाटक किसे कहते हैं, इसका उल्लेख करते हैं। समस्या प्रधान नाटक जिसमें अनेक प्रकार की समस्याओं को दिखाया जाता है, वो समस्या प्रधान नाटक होता है। समस्या प्रधान नाटक में अलग अलग तरह की ऐसी समस्याएं दिखाई जाती हैं जो समाज में विद्यमान हैं, व्याप्त हैं और जिनके दूर होने की जरूरत है। उन समस्याओं को यहां दर्शाया है जयशंकर प्रसाद जी ने, जो आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। अयोग्य शासक की समस्या, अगर शासक अयोग्य होता है तो अपने साथ कितनी तरह की विसंगतियां और कितनी तरह की समस्याएं लेकर आता है, इसका हम यहाँ उदाहरण देखेंगे। शासक का योग्य होना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी समस्या हम देखते हैं गृह कलह की समस्या। अगर घर में लोगों का आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, सभी एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, तो उस परिवार का वातावरण कैसा हो जाता है, यहाँ हम इस विषय पर भी ध्यान देंगे। तीसरा, अनमेल विवाह की समस्या। अगर आपका जीवन साथी आपके अनुकूल नहीं है, आपके लायक नहीं है, उसका और आपका स्वभाव बिल्कुल जुदा है, अलग है, तो उससे आपके पारिवारिक जीवन में क्या समस्याएं आती हैं, इसका भी हम यहाँ उल्लेख करेंगे। चौथा है विश्वास की समस्या। अगर सभी लोग एक दूसरे पर संदेह करें तो उसके क्या परिणाम आते हैं, इस नाटक में यह भी दर्शाया गया है। ध्रुवस्वामिनी नाटक का उद्देश्य क्या है? इस नाटक का उद्देश्य बहुत महान है, विराट है। यह समाज को एक दिशा दिखाता है। यह बताता है कि पुरुष प्रधान प्रवृत्ति, पुरुषों की जो मानसिकता है वह निश्चित रूप से स्त्रियों के साथ भेदभावपूर्ण है। स्त्रियों के अंदर वही क्षमता है, वही योग्यता है जो पुरुष के अंदर है। आज हम देख भी रहे हैं कि आज की दुनिया में कैसे स्त्रियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं। वह देश, काल और समाज को नई दिशाएं दे रही है। इन सारी परिस्थितियों के बीच ध्रुवस्वामिनी किस प्रकार उभर कर सामने आती है, हम इसे देखेंगे। जो ध्रुवस्वामिनी नाटक का पहला उद्देश्य मैं मानता हूं, वह है गुप्तकालीन वातावरण का चित्रण। गुप्त काल की परिस्थितियां क्या थी, आर्य समुद्रगुप्त के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए, उनके बीच किस प्रकार के संबंध थे, किस प्रकार के संकट थे, किस प्रकार के संकटों का वो सामना कर रहे थे, राज्य की स्थिति क्या थी, उनके परिवार की स्थिति क्या थी। यहां पर दूसरा उद्देश्य है पुरुष प्रधान प्रवृत्ति का चित्रण। आज भी पुरुष जिस प्रकार स्त्रियों को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हैं,
उनके अधिकारों की बाद में बात की जाती है। जब कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण किया जाएगा, जब कहा जाता है कि लेडीज फर्स्ट, तो वहीं पे हम यह साबित कर देते हैं कि जरूर हम इसको खास ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम इसको कमजोर समझते हैं। इस मानसिकता को ही हटाना पड़ेगा, लेडीज फर्स्ट की मानसिकता को हटाना पड़ेगा। और यह मानने वाली बात है कि निश्चित रूप से यह पुरुषों का गढ़ा हुआ एक ऐसा विषय है जो महिला को सशक्त करने की बात करते हुए अंदर ही अंदर यह मानता है कि महिला कमजोर है। जो तीसरा उद्देश्य है वह नारी की असहाय दशा का चित्रण है। इस पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों की मनोदशा, तमाम जिम्मेदारियों को वहन करते हुए भी पुरुष ऐसे स्त्रियों के साथ व्यवहार करता है जैसे पुरुष ही सभी निर्णय लेने में सक्षम है और स्त्री निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। पुरुष यह मानकर चलता है कि समाज को चलाने का दायित्व, समाज को आगे बढ़ाने का दायित्व, आर्थिक जिम्मेदारियां उठाने का दायित्व, ये सब उसके ऊपर है। स्त्री को घर के अंदर सीमित रखा जाता है, स्त्री को एक संपत्ति की तरह रखा जाता है, स्त्री के साथ पशुवत व्यवहार किया जाता है और समय के साथ इसमें बहुत बदलाव नहीं आया। साथी ध्रुवस्वामिनी नाटक में इसे दर्शाया गया है। चौथा उद्देश्य है कि अगर शासक भोगी और विलासी हो, वो दिन भर विलास में लगा रहे, वह प्रशासन और शासन के विषय में ठीक से जानकारी न रखे, वह निर्णय न ले पाए, तब राज्य की क्या दशा होती है। अगला जो उद्देश्य है वह अविश्वास की समस्या को दिखाया गया है। विश्वास का बहुत बड़ा योगदान है। हमें अपने सलाहकारों पर, हमें अपने परिजनों पर क्यों भरोसा रखना चाहिए, यहां हम यह भी जानेंगे। और अंतिम उद्देश्य जो इस नाटक का है वह नैतिक और धार्मिक समस्याओं पर हमारा ध्यान दिलाना है। नैतिक और धार्मिक समस्याएं सदैव यह निर्णय लेने में सक्षम नहीं रही हैं कि वास्तव में सही क्या है और गलत क्या है। एक समय में जो चीज सही है वही दूसरे समय में गलत हो जाती है। किस आधार पर धर्मशास्त्र यह नियम कर सकते हैं कि यही हमेशा सही है। परिस्थितियों और काल के परिप्रेक्ष्य में कई बार नियम टूटते और बनते हैं। ध्रुवस्वामिनी नाटक के पात्र परिचय को भी हम जान लें। इसमें जो जो पात्र हैं उनमें प्रधान पात्र ध्रुवस्वामिनी है, यह केंद्रीय पात्र है। यह लिच्छवी नरेश की पुत्री है जिसका विवाह होता है रामगुप्त से। रामगुप्त समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी हैं और शासक हैं, गुप्त सम्राट हैं। यही नाटक की प्रधान पात्र है और नायिका भी है। पूरी कथा ध्रुवस्वामिनी के जीवन और उसके निर्णय पर आधारित है। दूसरे पात्र के रूप में हम रामगुप्त को देख रहे हैं। यह समुद्रगुप्त के ज्येष्ठ पुत्र हैं और यही शासक है। चंद्रगुप्त तीसरे पात्र हैं जिन्हें नाटक का नायक माना जा सकता है। इन्होंने न केवल गुप्त साम्राज्य की रक्षा की शकों से, बल्कि ध्रुवस्वामिनी की भी रक्षा की और इसी के साथ गुप्त कुल के गौरव की भी रक्षा की। नाटक के रूप में नायक के रूप में चंद्रगुप्त का जो चरित्र है वह अत्यंत प्रभावशाली है। चौथा जो पात्र है वह शिखर स्वामी है। यह कुटिल बुद्धि का महामंत्री है, रामगुप्त का अमात्य है और यह अवसर के अनुसार पाला बदलता रहता है। जो पांचवा पात्र है शकराज, यह शकों का राजा है और यह आक्रमण करके संधि प्रस्ताव भेजता है जिसके विषय में हम अगली क्लास में जानेंगे। कोमा शकराज की प्रेमिका है और शकराज के गुरु की प्रतिपालिता पुत्री है। इसके विषय में भी हम जानेंगे। मंदाकिनी यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा निर्मित एक काल्पनिक पात्र है और इसके माध्यम से अनेक बातें जयशंकर प्रसाद जी ने इस नाटक में कही हैं जो वो कहना चाहते हैं। मिहिरदेव शकराज के गुरु हैं जो शकराज को अच्छे और बुरे का अंतर समझाते हैं, उचित और अनुचित का अंतर समझाते हैं, न्याय और अन्याय का अंतर समझाते हैं। अनेक पात्र हैं जिनमें पुरोहित, खिंगर, प्रतिहारी, हिजड़ा, बौना तमाम पात्र हैं जिनकी नाटक में अलग अलग भूमिका है और जयशंकर प्रसाद जी ने इन पात्रों की रचना करके ये समझाने का प्रयास किया है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अतीत की घटनाओं को
अतीत की घटनाओं से हम किस प्रकार सीख ले सकते हैं। इस पर आधारित अनेक प्रश्नोत्तर हैं। इन प्रश्नों के द्वारा हम समझ सकते हैं कि नाटक के विषय में हम कितना जान पाए हैं। कुछ प्रश्न हम आपसे चर्चा करते हैं। ध्रुवसाम्नी नाटक में कुल कितने अंक हैं, इसे आसानी से समझा जा सकता है। हमने आपसे चर्चा भी की है कि ध्रुवसाम्नी नाटक में 3 अंक हैं। इसी प्रकार अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो दूसरे प्रश्न में हम देख सकते हैं कि ध्रुवसाम्नी नाटक के प्रथम अंक में मूक होने का अभिनय कौन करता है। निश्चित रूप से इसके लिए हमें यह आवश्यक है कि हम नाटक का ध्यान से अध्ययन करें। ध्रुवसाम्नी नाटक में मूक होने का अभिनय खड्गधारणी करती है। अभी हमने जो आप सभी को बताया उस विषय से जुड़े अनेक प्रश्न आपके समक्ष रखे जा सकते हैं। हम इन पर चर्चा जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।